हाय एवरीवन, रजनीश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में काफ़ी कम समय बचा हुआ है और उसी से रिलेटेड बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा से ही रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे एक डाल रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 11 है। एडुटेरिया के द्वारा जो निकला है उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को आज डिस्कस करेंगे। देखते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप इसको मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, कुछ कुछ सुझाव देना होगा तो, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में टोटल जनसंख्या से हम भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए, रिजर्व बैंक आरबीआई बोलेगा तो इसका स्थापना हुआ है आपका 1 अप्रैल 1935 को 1934 एक्ट के द्वारा, याद रखिएगा। आरबीआई का काम साख सृजन का नहीं है, एक कंट्रोल करता है, ब्रांचेज को कंट्रोल करता है, मौद्रिक नीति का निर्माण करता है और अनुसूचित बैंकों को शिखर संस्था के रूप में कार्य करता है, मतलब सबसे ऊंची संस्था के रूप में आरबीआई काम करता है। याद रखिएगा, इसका स्थापना जो हुआ था यंग हिल्टन कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश पर हुआ था, याद रखिएगा। तो यंग हिल्टन कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आरबीआई के स्थापना से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है, तो यह है नाबार्ड। नाबार्ड का जो स्थापना होता है शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर होता है, शिवरामन समिति, याद रखिएगा। ये 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना होता है नाबार्ड का, 1982। नाबार्ड का पूरा नाम पूछेगा, नाबार्ड का पूरा नाम बोलेगा तो याद रखिएगा नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, याद रखिएगा। इसका स्थापना 12 जुलाई 1982, ये भी ध्यान रखिएगा। नाफेड है एक, नाफेड कृषि विपणन से रिलेटेड संस्था है। 2 अक्टूबर 1958 को इसका स्थापना हुआ था, 2 अक्टूबर 1958, 58। और आरबीआई का तो जानते ही हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ होता है तभी टेक ऑफ अवस्था में होती है वो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और उनका कालानुक्रम को बताएं, कौन पहले होगा। देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम बोलेगा तो ये 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम। हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था, हम लोग जानते हैं, भारत में 1966-67 हरित क्रांति प्रारंभ। हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन, ये भी याद रखिएगा। विश्व लेवल पे थे नॉर्मन बोरलॉग, विश्व लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग, और भारत के लेवल पे थे एम एस स्वामीनाथन। बैंकों का राष्ट्रीयकरण बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहली बार किया गया था 14 जुलाई 1969, इसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें दोबारा भी किया गया था 1980 में, इसमें 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखिएगा। ये सब भी क्वेश्चन पूछता है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 मानेंगे पहली बार, और फिर ये 66-67 हो जाएगा, 75 हो जाता है। 3-1-3-2-3-2-1 इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण का अजैब कारक संयुक्त रूप से क्या बनाता है, तो ये बनाता है संयुक्त रूप से परितंत्र जो है यही बनाता है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत बोलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत अनाईमुड़ी, इसकी हाइट पूछेगा तो 2695 मीटर इसकी हाइट है। पूछेगा कोई पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 1600 किलोमीटर पश्चिमी घाट का विस्तार है, याद रखिएगा, टोटल 6 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशन गंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता। किशन गंगा बांध परियोजना ये पाकिस्तान करता, पाकिस्तान के साथ विवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 के बाद 9 नंबर कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान यह है हमारा नागपुर में, और केंद्रीय उपोष्ण संस्थान बोलेगा तो लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण संस्थान। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यह हैदराबाद में है, ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्ष आवरण का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना परसेंटेज है। वृक्ष आवरण बोला है तो वृक्ष आवरण बिहार में 2.5% है, यानी कि एग्जैक्ट बोलेगा तो 2.48% हो जाएगा, याद रखिएगा। वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में बोलेगा तो 2341 किलोमीटर स्क्वायर है, 2341 किलोमीटर स्क्वायर। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है, तो बॉक्साइट का संचित भंडार किस ये है आपका सबसे भंडारण, और एक होता है उत्पादन। तो भंडारण गिनी में, जबकि उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उत्पादन में बोलेगा फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, भंडारण गिनी, जबकि उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दोनों याद रखिएगा। एल्युमिनियम का एस है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है, ठंडी की गर्म, तो ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभमंडल की मोटाई विषुवतरेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है, क्योंकि यहाँ के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम है, ये भी सही है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती है, ये भी सही है, यानी कि दोनों क्वेश्चन इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम डैम किस राज्य में स्थित है। श्रीशैलम डैम जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है ये प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। शिवालिक श्रेणी प्लेस्टोसीन काल याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है। तो तालाबों द्वारा सिंचित होता है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में तालाब जलाशय के द्वारा ज़्यादा सिंचित क्षेत्र रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है। चाय अनुसंधान केंद्र, तो चाय अनुसंधान केंद्र है जोरहट में, तो इसका आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर। और राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, कॉफ़ी वाला बोलेगा तो कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा चिकमंगलूर। और रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो कोट्टायम। और रेशम अनुसंधान केंद्र तो यह मैसूर। 3, 1, 2, 4 जो ऑप्शन है वहीं से 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से परवाल द्वीप द्वारा निर्मित स्थल कौन सा है। एक बार बताएं कि कोरल से निर्मित है हमारा लक्षद्वीप। कोरल से निर्मित है हमारा लक्षद्वीप भी है। और ये देखिए दक्षिणी फ्लोरिडा तट, ये भी कोरल से निर्मित। फिजी का एटॉल ये भी कोरल से रिलेटेड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप ना होके ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1828 से लेकर 1835 इनका कार्यकाल होता है। इन्हीं के काल में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया था। लॉर्ड लिटन इनके काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। 1876 से लेकर 80 इनका कार्यकाल है। ये समाचार पत्रों को मुंह बंद करने वाला अधिनियम इसको बोला जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। बाद में रिपन के द्वारा इसको हटाया गया था, जिसका कार्यकाल बोलेगा रिपन को भारत का उद्धारक की भी संज्ञा दिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। रिपन का कार्यकाल 80 से 84 होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उनको भारत का उद्धारक बोला था। फिर है वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल बोलेगा तो 72 से 85। और डलहौजी का कार्यकाल बोलेगा तो 1848 से 56, याद रखिएगा। ये हड़प्पा नीति शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले सतारा को हड़प्पा था 1848 ईस्वी में। इसके बाद संबलपुर को 1849 में, बघात को 1850 में, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। तो कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर है कि उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश बोलेगा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध। तो आपको जानना है कि एशिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा बोले तो कजाकिस्तान है, दूसरा सबसे बड़ा बोले तो मंगोलिया की राजधानी बोलेगा तो उलान बटोर, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राजधानी बोलेगा, राजधानी छूट गया था। कजाकिस्तान का बोलेगा ना तो अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। तजाकिस्तान का बोलेगा दुशानबे। और किर्गिस्तान का बोलेगा तो ये बिश्केक होता है, याद रखिए बिश्केक। देखिए कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। और सेंट्रल एशिया में 5 आते हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री को भी ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। तो अनुमोदित करने का काम जो करता है वो है आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था। तो राष्ट्रमंडल का स्थापना बोलेगा तो 1926। लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत प्रवेश कब लिया था। तो इंडिया जो प्रवेश लिया था 1949 में, ये वाला ऑप्शन होगा इंडिया का प्रवेश का। फिर पूछेगा राष्ट्रमंडल में कितना सदस्य हैं, तो टोटल 54 सदस्य अभी वर्तमान समय में हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए मुख्यालय दिया हुआ है किसका कहाँ है। तो आईएमएफ का मुख्यालय हम लोग जानते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी में है, तो इसका तो 2 नंबर हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ का कई बार जानते हैं, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 1995 में इसका स्थापना हुआ था। और आईएमएफ का स्थापना बोलेगा तो 1945 में। वर्ल्ड बैंक का भी 1945 में। दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 में हुआ था, उसी के द्वारा दोनों का स्थापना हुआ था। एडीबी का मुख्यालय बोलेगा, इसका स्थापना 1967 में। मुख्यालय बोलेगा तो फिलीपींस में। तो 3 के बाद 1 के बाद 4, 2 के बाद 1 के बाद 4। फिर है सार्क का मुख्यालय बोलेगा तो काठमांडू। और इसका स्थापना जो हुआ था 1985 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो मानव अधिकारों के संरक्षण से यह जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका उपयोग ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट 60, फास्फोरस 32 भी और आयोडीन 131 भी। यानी कि आयोडीन 131 को छोड़ के, आयोडीन 131 गलत आंसर, ए नहीं होगा, ए और बी दोनों होगा। फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। नाइट्रोजन जिसमें नहीं है, कहने का मतलब यही हुआ। तो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, अमोनिया फॉस्फेट में होता है, कैल्शियम साइनामाइड में होता है, यूरिया में होता है। यूरिया का सूत्र तो एक बार पूछा भी है, CONH2 का होल 2। इसको दूसरा भाषा में लिखेगा तो NH2 2 बार आया है, तो NH2 को अलग अलग लिखेगा, NH2 CO और NH2 लिखेगा। तो ये भी सही है, ये भी आंसर सही है, वो भी सही है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है। तो सेमीकंडक्टर की श्रेणी में क्वार्ट्ज नहीं आता।
बाकी सब सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट है कि अपवर्तन के बाद भी प्रकाश निम्न में से कौन सा गुण अपवर्तित रहता है, मतलब नहीं बदलता। तो अपवर्तन के बाद आवृत्ति का भी चेंज नहीं होता, तरंगदैर्घ्य, चाल, तीव्रता सब चेंज हो जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है हमारा कि किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन किस रूप में होता है। तो शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा में होता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगें मंदित हो जाती है और स्वार्धिक अपरिवर्तित होती है, ये बदलता नहीं है जल्दी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी द्रव का वाष्पन दर निर्भर नहीं होती है। तो ये तापमान पर निर्भर होता है, वायुमंडल में खुले हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर होता है, नमी पर निर्भर होता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आभासी होता है, बड़ा होता है, याद रखिएगा। समतल बराबर होता है, बड़ा नहीं होता। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर बनता है, बड़ा नहीं बनता। फिर होता है दर्पण के पीछे बनता है, ये भी दर्पण के पीछे बनता है, याद रखना। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, याद रखिएगा। इसमें 1 किलोवाट बराबर बोलेगा तो 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, याद रखिएगा। ऊर्जा का ये सही मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ये सही मात्रक जूल होगा ऊर्जा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल का ये सही मात्रक बोलेगा तो बल का ये सही मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का केजी, विद्युत शक्ति का वाट हो जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्योंकि इसका लवण जो होता है, इसका लवण जल का अपघटन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणविक है, एक का परमाणविक, इसको ध्यान देना, एक परमाणविक का मतलब होता है मोनो एटोमिक शो करता है हमारा ग्रुप संख्या 18। ग्रुप संख्या 18 कहने का मतलब कि अक्रिय गैस मतलब आप लोग जानते होंगे इनर्ट गैस जितना होता है सब का सब मोनो एटोमिक होता है। तो इसमें इनर्ट गैस खोजना है आप लोग को, कौन है, तो हीलियम है, तो हीलियम मोनो एटोमिक हो जाएगा। एकमात्र इनर्ट गैस यही है जिसके बातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1.675 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, यहीं केजी में रहेगा तो 10 के पावर -27 केजी शो करेगा। 3 बढ़ जाता है, माइनस में है तो बढ़ेगा, ये केजी में हो जाएगा। फिर है 9.1 × 10 टू द पावर -28 ग्राम जो है ये है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, केजी में ये भी 10 के पावर -31 हो जाएगा। और 1 पॉइंट न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो होता है 1.672 × 10 के पावर -28 ग्राम। इसी को अगर केजी में लिखेंगे तो 10 के पावर -31 केजी हो जाएगा। तो केजी में यूनिट 1.672 इंटू 10 के पावर -31 केजी, ग्राम में बोलेगा तो ये दोनों आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ल्यूकेमिया में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, मर्सिलिया फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्सिलिया फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप के समूह के उदाहरण, तो टेरिडोफाइटा, याद रखिए। पादप जगत को उभयचर बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को, एक बार क्वेश्चन आया है, मॉस लाइकेन, ब्रायोफाइटा को बोला जाता है पादप जगत का उभयचर। टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप बोला जाता है, याद रखिए। एक जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी होता है और एंजियोस्पर्म आवृतबीजी को बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषण अंग है। तो पादपों का अवशोषण अंग जो है ये जड़ है, जड़ पादपों का अवशोषण अंग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक कहने का मतलब कनेक्टिंग टिश्यू नहीं है, तो त्वचा एक संयोजी उत्तक नहीं है, बाकी रक्त, हड्डी और उपास्थि ये सब संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा। रक्त तो सब लोग जानते हैं, हड्डी में लोग फंसते हैं, ये भी संयोजी उत्तक है, और उपास्थि कार्टिलेज को बोला जाता है, तो ये भी संयोजी उत्तक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक लाइसोसोम बनता है। तो याद रखिएगा ये गोल्जी का है। मनुष्य के अस्थायी दंत सेट में कैनाइन की कुल संख्या कितनी होती है। तो कैनाइन की कुल संख्या पूछेगा, कैनाइन, तो कैनाइन की संख्या हो जाएगा आपका 4 कैनाइन की संख्या हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो एड्रीनेलिन जो है फाइट एंड फ्लाई हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल से, याद रखिएगा। अगर इसकी मात्रा अधिक होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया, अगर इसकी मात्रा कम होता है तो डायबिटीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो ऑर्गोकैल्सिफेरॉल जो विटामिन कहलाता है विटामिन D2, और विटामिन D3 को बोलते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कॉलीकैल्सिफेरॉल किसको, तो विटामिन D3 को, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल किसको, तो विटामिन D2 को। साइनोकोलामीन होता है विटामिन B12, और विटामिन B6 हो जाएगा पायरिडॉक्सिन विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य की क्या भूमिका होती थी। अमात्य वित्त मंत्री होता था, वित्त मंत्री कहने का मतलब राजस्व मंत्री, पैसा उसा का मामला यही देखता, ठीक है। प्रमुख पुरोहित पंडित होता था,
धार्मिक मामलों के प्रभारी होता था। सैन्य विभाग को सर ए नौबत बोलते हैं, सर ए नौबत, सर ए नौबत, याद रखिएगा। इसी में एक आता है सुमंत, कई बार पूछा, ये विदेश मंत्री होगा, सुमंत बोलेगा तो विदेश मंत्री। और इसका जो सर्वोच्च होता है वो होता है पेशवा। पेशवा जो होगा, पेशवा ये पीएम को बोला जाता है, पेशवा प्रधानमंत्री को, याद रखिएगा। अष्टप्रधान में 8 लोगों की एक मंत्रिपरिषद होती थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो भूमेश चंद्र बनर्जी। आसान क्वेश्चन है। 1885 ईस्वी में अध्यक्षता किसने बोलेगा? तो भूमेश चंद्र बनर्जी, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, याद रखिएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष में जो शामिल हुए थे प्रतिनिधि 72, ये भी ध्यान में रखना है। 86 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे, और 87 में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और अंग्रेज अध्यक्ष 88 में जॉर्ज यूले, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था, कहाँ? तो स्टुटगार्ट शहर, जर्मनी का स्टुटगार्ट शहर। 22 तारीख को, 22 अगस्त 1907 को, 22 अगस्त 1907 को मैडम भिखारी जी कामा ने वहाँ पे ध्वज फहराया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिपाही विद्रोह सबसे पहले हुआ? तो देखिए 1764 ईस्वी में बंगाल में सिपाही विद्रोह हुआ था। भेलौर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1806 ईस्वी में। और कच्छ का सिपाही विद्रोह बोलेगा तो 1819 से लेकर 31 में। कोल विद्रोह बोलेगा तो 1831-32। अब देख लीजिए कौन सबसे पहले हुआ है, तो बंगाल का सिपाही विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले जो हुआ था 1857 की क्रांति में, तो दिल्ली में ही 11 मई के आसपास, 10-11 मई को दिल्ली में सबसे पहले क्रांति शुरू हुआ था। फिर 4 जून को लखनऊ में, 5 जून को कानपुर में, इलाहाबाद को 6 जून में, यही कालानुक्रम है, इसको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों की अध्यक्षता किया था? तो ये कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन है 1924 वाला, इसी में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में कौन सम्मिलित नहीं था? तो तालिकोटा के युद्ध में बरार जो था, बरार ये सम्मिलित नहीं था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बरार, बरार सम्मिलित नहीं था, बरार फरार था। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है ये अद्वैतवाद पर, ये एकेश्वरवाद पर। इसके संस्थापक बोलेगा तो 1828 ईस्वी में पहले इसका स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका संस्थापक है, याद रखिएगा। ये एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर एक काम करता है, एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर एक काम करता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिल्पकार कौन हुआ था? तो 1848 ईस्वी में सतारा, याद रखना है। संबलपुर 1849 में हड़प लिया था। अवध को देखिए कुशासन का आरोप लगा के 1856 में, और झांसी को 1853-54 के आसपास अपने राज्यों में मिला लिया था, याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के स्तंभ लेख जो है बिहार, स्तंभ लेखों की संख्या बिहार में, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या देखिए 7 है, टोटल 7 है। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ, 6 अलग अलग स्थानों से अशोक का स्तंभ लेख प्राप्त हुआ। एक स्तंभ लेख इसका जोड़ेंगे तो पहला है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। दूसरा है दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। तीसरा है लौरिया अरेराज, और चौथा है लौरिया नंदनगढ़, 4 हो गया। एक है आपका रामपुरवा, और एक है आपका 6ठा नंबर पे रामपुरवा के बाद आएगा प्रयागराज। तो ये 6 अलग अलग स्थानों से 7 स्तंभ लेख अशोक का है, ध्यान रखिएगा। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और ए रामपुरवा, ये तीनों जो है, ये तीनों ये बिहार के हैं, बिहार से प्राप्त हुआ है, बिहार से प्राप्त हुआ। तो ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का सी। अशोक के अभिलेख पढ़ने का श्रेय एक बार आया है जेम्स प्रिंसेप को। 1837 ईस्वी में सबसे पहले पढ़ा था अशोक के अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन बोलते हैं ईपीग्राफी, ईपीग्राफी को बोलते हैं, अभिलेख का अध्ययन को बोलते हैं ईपीग्राफी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ईपीग्राफी को अभिलेख का अध्ययन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के यात्री निकोलो डी कॉन्टी ने किसने के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी बोलेगा तो एक कृष्णा की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा। निकोलो डी कॉन्टी जो आया था ये देवराय प्रथम के काल में आया था, जबकि देवराय द्वितीय के काल में आपका अच्युत देवराय जो आया था ये नूनीज के काल में आया था, और देवराय द्वितीय के काल में आया था अब्दुल रजाक, याद रखिएगा। डोमिंगो पायस बोलेगा, डोमिंगो पायस, तो ये कृष्णदेव राज्य के समय में आया था, पुर्तगाली यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से साहित्यिक कृतियों का उनको लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो आदि पुराण के बोलेगा तो जिनसेन, एक कित्तकल्प तरु लक्ष्मीधर भट्ट, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, नैषधीय चरित्र श्रीहर्ष। चारों क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो 1, 2, 3, 4 इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युग में अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? तो नवपाषाण युग में अस्थायी जीवन मानव जीना प्रारंभ किया था। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, ध्यान रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभिलेखों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को देखिए इपिग्राफी बोलते हैं, अभी बताए हैं। न्यूमिस्मैटिक्स जो है ये सिक्के का अध्ययन है। पैलियोग्राफी जो है जीवाश्म का अध्ययन है, जीवाश्म। और ऑर्निथोलॉजी बोलेगा तो पक्षी का। एंटेमोलॉजी बोलेगा, क्या एक बार पूछा, एंटेमोलॉजी ये कीट का अध्ययन होता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी के अध्ययन को बोलते हैं, जीव विज्ञान के अध्ययन को बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के महान्यवादी के संदर्भ में कौन गलत बोल रहा है? देखिए, वह लोकसभा में बोल सकता है, वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की जिस समिति का उसमें बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये भी सही है। मतलब 1 2 3 सही है। वह लोकसभा में मतदान कर सकता है? तो नहीं, मतदान नहीं कर सकता। महान्यवादी को मतदान करने का अधिकार नहीं है। टाई होने की स्थिति में महान्यवादी मतदान कर सकता है। देखिए, लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक में भाग लेता है। ये तीनों जो है, तीनों स्टेटमेंट, ये तीनों अनुच्छेद 88 के तहत बिल्कुल सही है, महान्यवादी कर सकता है। ऐसे महान्यवादी का आर्टिकल बोलेगा कि भारत का महान्यवादी होगा, ये आर्टिकल कितना में चर्चा है? तो आर्टिकल 76 में चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी, उसमें ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है अनुच्छेद आपका 40। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखिए 32 अनुच्छेद और 48 अनुच्छेद और 51 अनुच्छेद क्या कहता है? तो 51 नंबर जो अनुच्छेद है अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, याद रखिएगा, शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 48 नंबर अनुच्छेद बोलता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, गौ हत्या इसी में 48 में है। और 48 से 51 हो गया। 150 जान जाइए, 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। और जो 32 दिए हुए हैं, तो 32 में है, ये निरस्त हो गया। 32 नंबर जो अनुच्छेद है 32 में है मूल अधिकार से रिलेटेड, 12 से 35 तक मूल अधिकार है, तो मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, ये अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। तो राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य तो भाग लेता है, राज्य विधानसभाओं का। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेता है। लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेता है। राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेता है। मतलब कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा। कुछ राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। दिल्ली पुडुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? उच्चतम न्यायालय द्वारा हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम करने पर प्रतिबंधित किया गया था? तो प्रथम ही कारखाना अधिनियम था 1881 वाला, याद रखिएगा। इसी कारखाना अधिनियम के द्वारा उन लोग को बैन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संचित निधि से धन निर्गत करने पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो आर्टिकल 350 के ए में मातृभाषा में देने का अधिकार है। देखिए, आर्टिकल 343 नहीं, 343 के फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है 343 के फर्स्ट में, याद रखिएगा। लिपि देवनागरी। 350 के कम में तो जो दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान। और 351 में है हिंदी भाषा के लिए दिशा निर्देश। हिंदी भाषा के लिए दिशा निर्देश 351 में है। 350 में बोलेगा तो 350 में है कि व्यथा के निवारण के लिए प्रार्थना पत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये 350 में है। और 348 में उच्चतम और उच्च न्यायालय में अधिनियमों या विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और कानूनी, फिर है आपका राजनीतिक और नाममात्र, संवैधानिक और नाममात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, और राष्ट्रपति का पास औपचारिक और कानूनी है तो ऑप्शन नंबर 2, और संवैधानिक और नाममात्र ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 और 4 सही है, फर्स्ट और 3 गलत है। वास्तविक, लोकप्रिय नहीं, राजनीतिक और नाममात्र नहीं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकता है, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में कौन बनाएगा? तो केंद्र का कानून मान्य होगा, ये याद रखिए। विरोध की स्थिति में तो केंद्र जो सेंट्रल बोल रहा है वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, 20 के फर्स्ट अनुच्छेद में कहता है किसी भी आपराधिक विधि का मूलभूत लक्ष्य प्रभाव नहीं रहेगा, ये भी सही है। 20 का 2 में दोहरे दंड से मुक्ति, दोहरा दंड एक ही सजा के लिए नहीं मिलेगा, एक ही दोष के लिए। फिर किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो 1 2 3 20 का ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 22 का 2 में जो दिया हुआ है ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस का थीम या विषय क्या है? तो पर्यावरण दिवस का थीम बोलेगा तो सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम है। 5 जून को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ।
वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में प्रदान किया गया कुछ GI टैग के संबंध में सुमेलित नहीं है। देखिए, खामती चावल एक बार बताएं अरुणाचल प्रदेश का, रायगढ़ा सौल असम ना होकर उड़ीसा हो जाएगा, सलेम साबूदाना तमिलनाडु में सलेम है, कालपी हैंड पेपर ये भी उत्तर प्रदेश में सही है, याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में नियुक्ति के संबंध में कौन गलत है, सुमेलित नहीं है। अनीस साफ फिक्की के अध्यक्ष हैं, ये सही है। नीना सिंह CISF के बनी है, ये भी सही है। रघुबर दास उड़ीसा के राज्यपाल, ये भी सही है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति एक बार बताए हैं, डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो बार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक हैं M.A. हसन बार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक हैं, याद रखिएगा। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, UNSDDN के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन सोल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 126 रैंक है भारत का, पहला स्थान है फिनलैंड का। फिनलैंड की राजधानी बोलेगा तो हेलेंसिकी, और जेंडर गैप में बोलेगा तो भारत का स्थान 127वां है लैंगिक असमानता सूचकांक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले वैदिक थीम पार्क, बेद इन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजेंड ऑनर दिया गया, तो ये दिया गया है आपका फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है, तो धोरडो, ये गुजरात का गांव है, धोरडो बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है, तो ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, देखिए 80 क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, चलिए एक गणित भी बता देते हैं। 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु के मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा, बस इसमें डायग्राम पारना होता है और आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए कह रहा है 50 मीटर ऊंचा, 50 मीटर का मान के चलिए ये है, फिर यहाँ से इसका उन्नयन कोण मतलब 50√3 मीटर दूरी पर स्थित है, उन्नयन कोण ही पूछ रहा है, तो ये आपका उन्नयन कोण हो जाएगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, A1 ये √3 लगा हुआ है, 1√3 और ये 2 इसी पर बनता है, 1√3 और 2। √3 के सामने है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये तो कर्ण होता है, तो सबसे बड़ा भुजा इसको हम 2 मान लेते हैं, 2 होता है, 1√3 2 ट्रिपलेट पर ही बनता है। फिर √3 का मान 60 डिग्री के सामने और ये 30 डिग्री के सामने, तो इसका उन्नयन कोण 30 हो जाएगा। देखिए √3 का मान 50√3 और एक हम निकालेंगे तो 50 आ जाएगा, एक का मान तो ये 50 आ जाएगा, मतलब ये इक्वेशन मेरा सही बैठ रहा है, इस तरह से इसका 30 डिग्री आंसर सही हो जाएगा। आप tan थीटा से भी मान इसका निकाल सकते हैं, लंब बटा आधार करके। जैसे मान के चलिए ये आपका डायग्राम बना, तो tan थीटा हमको निकालना था, ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था, तो डायरेक्ट ना निकाल के आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो 50/50√3 करेंगे तो ये कटेगा तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 जो है थीटा के रूप में, इधर tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan 30, यानी कि थीटा के रूप में यहाँ पे मान आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये तो हो गया बेसिक, तो ऐसे भी याद रखिए तो 30 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 18/24 का तृतीयानुपाती क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जो बोलेगा वही मान लेना है। तो 18/24 तृतीयानुपाती बोला है तो 1/3 पर मान लेते हैं। अब इसको लिखना है 18/24 हो जाएगा ये, और फिर यहीं बराबर करके 24/x लिखना है। अब इसको काट छाट करिए, x का मान निकालिए, आपका आंसर है 3 छक्का 18 होता है, 4 छक्का 24 होता है, 8 तिया 24 हो जाएगा, तो x बराबर इसका मान आएगा 32, तो 32 इसका सही आंसर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और इसके बाद आप लोग बना लीजिए, अगर अच्छा लगेगा कहिएगा तो फिर मैथ भी बता देंगे। देखिए ये आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो एक सर्कल हमको बनाना है जिसका केंद्र O रखना है, एक सर्कल बनाना है जिसका केंद्र O रखना है, तो O हो गया। AOB वृत्त का व्यास है, मतलब कि AOB जो है हमारा वृत्त का व्यास है, व्यास मान लिया, सबसे लंबी भुजा वृत्त में व्यास ही होती है। फिर ABC बराबर 70 डिग्री, ABC बराबर 70 डिग्री, ABC बराबर 70 डिग्री, मतलब कौन B का मान 70 डिग्री है, तो ABC हम मान लेते हैं। देखिए B का मान 70 डिग्री है, कुछ नहीं करना है। अर्धवृत्त का कौन समकोण होता है, तो A आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और एक ट्रायंगल का जो मान होता है 180 होता है, तो 90 + 70 90 और 70 160 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। देखिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अगर आपको मैथ अच्छा लगा तो पूरा सोल्यूशन देंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। 1000 आप लोग का सहयोग से बहुत छोटा अमाउंट है, इसको पूरा जल्दी से जल्दी जितना हो सके, हम और भी सेट डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोग का बिहार SSC का भी एग्जाम है, फुल सेट डिस्कशन करवाएंगे, आप 1000 इसका सब्सक्राइबर करवा दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।